Hey, hi guys, this is Vivek. Welcome to Data Engineering Journal. आज बात करने वाले हैं डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप के बारे में और एक डेटा इंजीनियर्स की क्या क्या स्किल सेट होती है। हम फ्रेशर्स के लिए भी बात करेंगे, हम 2-3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के लिए भी बात करेंगे और बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप की, कंप्लीट स्किल सेट की कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कौन कौन सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना है और किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें करने हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक डेटा इंजीनियरिंग होती क्या है, उसको एक एग्जांपल से समझा था। डेटा इंजीनियर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कितने तरीके के काम होते हैं डेटा इंजीनियर्स के, जॉब डिमांड कितनी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे डेटा इंजीनियर की स्किल सेट के बारे में और बात ही नहीं करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअल डेटा इंजीनियर होता क्या है, एक्चुअल डेटा इंजीनियरिंग में हम करते क्या है और क्यों, क्या रीजन है कि इस टाइम डेटा इंजीनियरिंग की जॉब बूम पे है, जो हाईएस्ट ग्रोथ जॉब है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहली स्किल सेट जो हमें सीखनी है वो है डेटाबेस। जैसा कि पता है डेटा इंजीनियरिंग में दिख रहा है फर्स्ट पार्ट है डेटा। तो डेटा की नॉलेज, डेटा स्टोरेज की नॉलेज, डेटा नेचर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखना कि डेटा है, डेटा बेस होता क्या है। मार्केट में 2 तरीके के डेटा बेसेस हैं, नो सीक्वल एंड सीक्वल। इनमें डिफरेंस क्या है, जब हम एक पाइपलाइन खुद से आर्किटेक्ट कर रहे हैं तो क्या यूज़ करना चाहिए, किस पर कौन सा डेटाबेस सिस्टम किस टास्क के लिए यूज़ करना चाहिए, ये सारा नई पाइपलाइन के बारे में। अब सीक्वल में जो बात होती है कि सीक्वल में सीखना क्या है, सीक्वल सर्वर सीखना है या माई सीक्वल सीखना है या ओरेकल सीखना है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि आप किसी एक पे कमांड करें। बेसिक हमें वो सर्वर्स नहीं सीख रहे हैं, हमें लैंग्वेज सीखनी है, डेटाबेस लैंग्वेज सीखनी है। तो हम इस बात पे जाएं कि मैं माई सीक्वल पे प्रैक्टिस करूं या ओरेकल पे करूं या माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल से करूं, किसी एक पे भी कर लो, किसी एक को चूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि उसमें क्या कवर करना है, मतलब हमें डेटाबेस किस तरीके से पढ़ना है। तो हमें बेसिक्स से लेके एडवांस सब कुछ कंप्लीट करना है। एक डेटा इंजीनियर के लिए डेटाबेस लैंग्वेज की नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है या कहें मस्ट हैव स्किल है। जब तक आपको डेटाबेस की नॉलेज नहीं होगी आप डेटा इंजीनियरिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और आप बहुत सारी ऐसी पाइपलाइन आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जहां सोर्स भी डेटाबेस है और डेस्टिनेशन भी डेटाबेस है। अब हो सकता है कि सोर्स सीक्वल डेटाबेस हो, रिलेशनल डेटाबेस हो, लेकिन जब डेटा एंड में पुश हो रहा है एनालिटिक्स के लिए तो वो मेरा नो सीक्वल डेटाबेस है, लेकिन है डेटाबेस ही। तो डेटाबेस की नॉलेज, अब कुछ टॉपिक्स में ऐसे डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से सीक्वल के टॉपिक हमें कवर करने हैं। लेकिन अगर कुछ टॉपिक्स की बात करें तो बेसिक्स में ज्वाइंस, आपके इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, यूनिक की, इन सारी चीजों के बारे में। एडवांस में जाएं तो विंडो फंक्शंस, पार्टीशनिंग, आपको कर्सर्स, ट्रिगर, इन सब को पढ़ना है और इन सब पे कमांड करनी है प्रैक्टिस के थ्रू। हाँ, अब बात कर लेते हैं नो सीक्वल की। जो दूसरी स्किल है वो है नो सीक्वल डेटाबेसेस। तो नो सीक्वल डेटाबेसेस वो डेटाबेस हो गए जो नॉट ओनली सीक्वल है, मींस उनसे सीक्वल जैसे तो वो हैं, सीक्वल से अलग भी हैं। डिटेल में करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन यहाँ वो हमें सीक्वल डेटाबेसेस के साथ 2 सीक्वल डेटाबेस भी सीखना है। अब नो सीक्वल डेटाबेसेस के कुछ टाइप्स हैं, वो 4 तरीके के होते हैं। टाइप्स उनके वो क्यों अलग अलग हैं, उनके अपने डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर अलग डिफरेंट है आपस में। तो हम अगर बात करें कौन सा डेटा नो सीक्वल डेटाबेस हमें सीखना चाहिए एक डेटा इंजीनियरिंग के लिए, तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कोई भी नो सीक्वल एक आप सीख सकते हो।
सपोज कसांडा भी कर सकते हो, मोंगोडीबी कर सकते हो, हडूप इकोसिस्टम का NoSQL कर सकते हो, कोई भी एक NoSQL डेटाबेस, और उस पर एंड टू एंड कैसे उसमें वैल्यूज स्टोर होती हैं, डेटा स्टोर होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें रिट्रीवल कैसे करना है, ये सारा हमें उसमें सीखना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्किल सेट की, डेटा वेयरहाउस कंसेप्ट्स, डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट्स एंड डेटा लेक। डेटा वेयरहाउस हम डेटा इंजीनियर्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारा डेटा जो बिग डेटा है, जो हमारा ह्यूज डेटा है, लार्ज डेटा है, वो या तो डेटा वेयरहाउस में है या तो हमारा डेटा लेक में है आज के टाइम में। डेटा वेयरहाउस नाम से ही पता है कि उसमें वेयरहाउस है, बीट एनी डोमेन, एवरी डोमेन डेटा, एविएशन का डेटा, उनके सब डोमेन्स का डेटा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेटा वेयर हाउस पूल क्रिएट करती है डेटा का, जहां पे सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब उस पूल से डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है अपने डेटा पाइपलाइन के लिए। तो डेटा पाइपलाइन के लिए एक्सट्रैक्ट करने से के लिए हमें डेटा वेयर हाउस की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये डेटा वेयर हाउस के है क्या, उसमें कैसा कैसा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कितनी है, डेटा नेचर कैसा है डेटा का, स्कीमा बाउंडेड है या नॉन स्कीमा बाउंडेड है, तो ये सब चीज़ों की नॉलेज चाहिए। अब बात कर लेते हैं डेटा मॉडलिंग की। तो डेटा मॉडलिंग डेटा हमारा किस तरह से स्टोर है, स्टार स्कीमा में है या स्नोफ्लेक स्कीमा में है, एससीडी टाइप्स उसके क्या हैं, इंक्रीमेंटल लोड डेटा है या हिस्टोरिकल डेटा है, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छे डेटा इंजीनियर्स के लिए धीरे धीरे करना है, लेकिन हाँ इन सारी चीज़ों की नॉलेज करनी है। ये नॉलेज जब ये इन बेसिक्स से लेके एडवांस और इस लॉजिकल नॉलेज हमारी जितनी अच्छी होती है, जिस भी डोमेन में, चाहे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो या डेटा इंजीनियर्स में हो, डेटा साइंस में हो, तो वो बहुत बेनिफिट करती है। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कहीं से पढ़ के आए हो या ऐसे ही इंडस्ट्री में घुस गए हो, लगेगा कि हाँ तुमने सारा कुछ किया है। अब बात करते हैं डेटा लेक के बारे में। तो डेटा लेक एक्सटेंशन है डेटा वेयर हाउस का, तो अभी इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते हैं, बस ये है कि इनके बारे में पता होना चाहिए कि डेटा लेक क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या है, डेटा मॉडलिंग क्या है, डेटा मॉडलिंग में क्या क्या चीजें हैं, OLTP सिस्टम क्या है हमारा, OLAP सिस्टम हमारा क्या है, किस तरीके से हम फैक्ट एंड डिमेंशन टेबल्स बनाते हैं, फैक्ट क्या होता है, डिमेंशन टेबल, इन सारी चीजों को हमें इस डेटा वेयर हाउस इस वाले थर्ड स्किल सेट में कंप्लीट करनी है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जो थर्ड स्किल है, 2 स्किल्स बात कर ली हमने, SQL और NoSQL। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो एक डेटा इंजीनियर्स के लिए मार्केट में 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो पॉपुलर है। एक स्काला है, पाइथन है और जावा है। कौन सी लैंग्वेज हमें करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जब हम डेटा इंजीनियरिंग में आते हैं तो यही रहता है कि हम पाइथन से स्टार्ट करें या स्काला से करें, क्योंकि जो हडूप और उसके बाद अपाचे स्पार्क, ये दोनों फ्रेमवर्क, अपाचे स्पार्क स्काला में लिखा हुआ है और हडूप जावा में लिखा हुआ है। तो कंफ्यूजन रहती कि स्पार्क एपीआई देता है पाइथन से काम करने के लिए, SQL से भी काम करने के लिए, लेकिन दिमाग में ये भी रहता है कि अगर हमने स्काला किया तो हो सकता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ज़्यादा अच्छी पाइपलाइन डेवलप होगी। तो ये कुछ हद तक सही है कि अगर स्पार्क की पाइपलाइन स्काला में लिखी जाती है तो वो एफिशिएंट है, ऑप्टिमाइज्ड है और बेटर परफॉर्म करेगी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव में बात करें। लेकिन अगर सपोज किसी का जावा का बैकग्राउंड ही है, मतलब वो जावा डेवलपर था और वो सडनली चाहता है कि मैं अपनी जॉब ट्रांजिशन करूं, या वहां से टेस्टिंग कर रहा है, सेलेनियम पे काम कर रहा है, किसी टूल पे काम कर रहा है, उसका जावा का बैकग्राउंड है, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो नई लैंग्वेज एक्सप्लोर करे, जाकर के सीधे जावा को छोड़ दे और सीधे कोई पाइथन या स्काला उठा ले। वो जावा से अपनी डेटा इंजीनियरिंग स्टार्ट कर सकते। अब जब हडूप पे काम होता था कुछ साल पहले, मोस्टली जब मैप रेड्यूस प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, तब जावा पे ही कोड लिखे जाते थे पाइपलाइंस के। तो अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी भी जावा उनके मेंटेनेंस में लिखी जाती है, उनके इन्हांसमेंट में और कुछ कोड चेंजेस हैं तो वो जावा में है, तो ये जावा भी ऑप्शन में है। लेकिन अगर कोई डेटा इंजीनियर अभी से स्टार्ट कर, सपोज मैं कॉलेज में हूँ और डेटा इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्ट है डोमेन बनाने के लिए IT इंडस्ट्री में, तो मैं कौन सा, तो अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल अच्छी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
से मीन्स आप अच्छे हो कोडिंग में, लॉजिक बिल्डिंग में, और तो स्काला आप चूज कर सकते हो। स्काला बेस्ट होगी एक उस डेवलपर के लिए जिसको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि स्काला फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, वो इतनी आसान नहीं है किसी नए डेवलपर को, किसी सपोर्ट के बंदे को सीखने के लिए। अब जो बची पाइथन, तो पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, सिंटेक्सली थोड़ी इजी है समझने में, लिखने में भी इजी है। तो अगर किसी, मैं कहूंगा जिसकी लैंग्वेज पे उतनी अच्छी कमांड नहीं है, जिसका डीएसए पार्ट इतना अच्छा नहीं है, डीएसए भी चाहिए लेकिन हाँ वो एक्सपर्ट नहीं है डीएसए का, वो डरता है, उसको फोबिया है, वो कर नहीं पा रहा है, वो पाइथन से स्टार्ट कर सकता है और पाइथन से ही कंप्लीट डेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकता है। और आज के टाइम पर आप प्रोजेक्ट्स हैं कंपनीज में जो स्पार्क पे हैं, तो पाइथन बहुत वाइडली यूज हो रही है डेटा इंजीनियरिंग में। और अगर कोई डेटा इंजीनियर ये लेकर के चलता है कि मुझे आज डेटा इंजीनियरिंग करनी है, जब मैं डेटा इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो मैं डेटा साइंटिस्ट बनूंगा, तो यही पाइथन उसको हेल्प करेगी डेटा साइंस पोर्टफोलियो बनाने में। तो पाइथन एक बढ़िया चॉइस हो सकती है करंट टाइम में डेटा इंजीनियरिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा स्काला नहीं है, स्काला बेस्ट है। मैंने कहा ना कि स्काला से जब हम पाइपलाइन बनाते हैं स्पार्क पे तो वो ऑप्टिमाइज बनती है, और स्पार्क फ्रेमवर्क जो लिखा भी है वो स्काला लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट है। एक लैंग्वेज की चॉइस में भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है स्काला। लेकिन अगर आपको टफ पड़ी है स्काला या जावा का, आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपका किसी लैंग्वेज का बैकग्राउंड है, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं, इजी है। पाइथन ये भी है कि हमें कंप्लीट पाइथन नहीं पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हमने उठा लिया और सारा पढ़ते चले गए पाइथन। हमें बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, मैं किसी वीडियो में उसका पूरा डिटेल में बता दूंगा पाइथन के क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। और उसके बाद एडवांस में या बात करें जो लाइब्रेरीज हमें सीखनी है, वो दो ही लाइब्रेरीज हैं, पांडास और नंपाई। इन दो, एक डेटा इंजीनियर के लिए यही दो लाइब्रेरीज सफिशिएंट है। काम हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमारे पास हेल्पफुल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमें पांडास पे कंप्लीट एक्सपर्टीज होनी चाहिए। डेटा फ्रेम में डेटा कैसे लोड करना है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, और नमपाई हमें आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये दो लाइब्रेरीज पाइथन की हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब फोर्थ स्किल सेट की बात कर लेते हैं, स्पार्क, हडूप। जो फ्रेशर्स हैं हो सकते हैं फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ये हडूप और स्पार्क, लेकिन जो ऑलरेडी डेटा इंजीनियरिंग साइड में है वो बहुत वेल अवेयर होंगे इन दीज टू टेक्नोलॉजीज से। हडूप और स्पार्क हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है फॉर डेटा प्रोसेसिंग। हमें पता है कि हमारा डेटा इंजीनियरिंग में जो डेटा मिलने वाला है वो बहुत लार्ज है, तो वो हमारा किसी सिंगल मशीन पे प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हम को प्रोसेस करने के लिए मल्टीपल मशीन्स, चीप हार्डवेयर की जरूरत होती है। और ये फ्रेमवर्क हडूप एंड स्पार्क बोथ प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट टू प्रोसेस द डेटा। मतलब अभी इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारा एक डेटा साइज है, सपोज 10 GB का डेटा है, इसको मुझे प्रोसेस करना है। अब मेरे पास 2 GB की मशीन है, या ऐसी 5 मशीनें मैं यूज करूंगा जिसपे 2-2 GB का डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रोसेस होगा, और जब रिट्रीव करना होगा तो हम 10 GB का डेटा एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं इफिशिएंटली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अब 10 GB का डेटा 5 मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो जब हम एक्सेस करें तो उसमें फिर टाइम लगे। ये इन्वायरमेंट्स हमें फुल फॉल्ट टॉलरेंट और एफिशिएंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में बात करने में बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं दोनों को छोटे छोटे में बता देता हूँ। हडूप हमारा स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग सिस्टम है, मतलब स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है और प्रोसेसिंग के लिए हमें इंजन भी देता है। स्पार्क हमारा केवल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट है, देयर इज नो स्टोरेज इन स्पार्क। और ये बोथ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, हम इनको अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करके और इजिली पढ़ सकते हैं। तो ये कहीं कोई लाइसेंस नहीं है इसमें कि हमें इसको कहीं से लाइसेंस लेना है, इसके लिए पे करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपने लोकल पे इंस्टॉल करो और सारा यूज करो इनको। आप एक सैंपल डेटा भी ले सकते हो, सैंपल डेटा से आप सब कुछ पार्टीशनिंग कैसे करते हैं, हम रीपार्टीशनिंग कैसे, बकेटिंग कैसे करेंगे, एवरीथिंग दे प्रोवाइड्स।
और जब करोगे सिस्टम पे अपने लोकल पे तो समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, कितनी जल्दी हम जो डेटा हम किसी ट्रांजैक्शनल नॉर्मल सिस्टम में प्रोसेस करते हैं उसको बहुत टाइम लगता है, इन सिस्टम्स में बिल्कुल क्विकली हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है मेरे अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के, जहां ट्रेडिशनल सिस्टम पे जब हमने ETL को माइग्रेट किया ओपन सोर्स हडूप और स्पार्क पे, दे आर वेरी क्विक और उससे कॉस्ट सेविंग होती है, कस्टमर्स की कॉस्ट बचती है, रिसोर्सेज की कॉस्ट बचती है, तो वो बेनिफिट करता है। तो हमें जो फोर्थ स्किल सेट ये सीखनी है वो हडूप करनी है और स्पार्क करनी है। अब बात करते हैं कितना क्या क्या करना है। अब हडूप इकोसिस्टम में हमें हडूप की के बारे में समझना है, बेसिक्स उसके कंप्लीट करने हैं, फिर हम उसका NoSQL डेटाबेस HBase भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं NoSQL होता क्या, वहां प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। हाइप कर सकते हैं डेटा वेयर हाउस, जैसे मैंने बताया हाइप हडूप का एक अपना डेटा वेयर हाउस है, वो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में हाइप की बहुत डिमांड है, मतलब कॉम्बिनेशन है हडूप और हाइप का, हडूप एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट एंड हाइप एज ए डेटा वेयर हाउस, बहुत कॉम्बिनेशन है जहां हम रियल SQL डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और हाइप में ले जा रहे हैं। और हाइप के टॉप पे कोई रिपोर्टिंग टूल चल रहा है, टैबलू चल रहा है या पावर BI चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो वो बिजनेस एनालिस्ट के लिए यूज हो रहा है, तो हडूप हो गया। जब बेसिक्स हो जाए, क्या क्या करना है बेसिक्स, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। हडूप के बेसिक्स करने हैं, मैप रिड्यूस कैसे चलता है, क्या उसके बिहाइंड का लॉजिक क्या है, HDFS का क्या लॉजिक है, ब्लॉक साइज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रिसोर्स मैनेजर क्या होते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद डेटा वेयर हाउस हाइप कर सकते हो, उस साथ के साथ HBase भी NoSQL वहां से कर सकते हो। ये हो जाए, इतना बेसिक्स हो जाए, इसका टाइमलाइन 15 दिन का 20 दिन का रख सकते हो। उसके बाद करना है हमें स्पार्क। स्पार्क क्यों, जब हडूप जब कर ही लिया तो स्पार्क की क्या जरूरत है अभी के टाइम में, क्योंकि वो मल्टीपल लैंग्वेज API देता है, SQL भी देता है, पाइथन भी देता है और जावा भी देता है, स्काला भी देता है। यही नहीं रीजन है स्पार्क का स्पार्क यूज करने के, और बहुत सारे रीजन है। ये फास्टर है, ये इन मेमोरी प्रोसेसिंग है, तो इसलिए बहुत फास्ट डेटा प्रोसेस कर देता है हडूप के कंपैरिजन में, तो इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो हमें अल्टीमेट कहाँ जाना है, स्पार्क पे जाना है। एक डेटा इंजीनियर के लिए स्पार्क इस टाइम में बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, जो पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम बात कर सकते हैं, सीखना है। तो हम स्पार्क तक लेके जाएंगे, लेकिन हडूप के कंसेप्ट के लिए, क्योंकि वो बहुत डीप है, एक डेटा इंजीनियर्स के लिए वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्लाउड। क्लाउड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा इंजीनियरिंग का। कुछ साल पहले नहीं था, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा डिमांड में है क्लाउड। सेपरेट डेटा इंजीनियर्स भी होते हैं जो क्लाउड पे स्पेशली काम करते हैं, वहां भी सिमिलर डेटा पाइपलाइंस बनती है। तो मार्केट में जो पॉपुलर क्लाउड्स हैं वो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और भी क्लाउड है, IBM के हैं, अलीबाबा का क्लाउड है, लेकिन जो मैक्सिमम मार्केट शेयर करते हैं वो यही 3 क्लाउड शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा क्लाउड हमें पढ़ना है, कौन सा क्लाउड हम पढ़ें, मतलब स्टार्ट करें। तो क्लाउड वो स्टार्ट करो जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो। मींस चूंकि ये सभी प्लेटफॉर्म्स पेड हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन कार्ड्स पे मिलते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होते हैं हमारी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन के लिए। तो हमें वो क्लाउड पकड़ना चाहिए जो क्लाउड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है। सपोज हमने थोड़ा बेसिक कर लिया, मान लिया हम AWS पे करके चलते हैं, मुझे पता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में AWS यूज होता है। हमने बेसिक्स कहीं इधर उधर से क्लाउड से यूट्यूब से या फ्री सोर्सेज से पढ़ लिया। उसके बाद हम अपने टीम में ही जा सकते हैं, अपने मैनेजर से कह सकते हैं मुझे कुछ दिन के लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट दे दें प्रैक्टिस के लिए, मैं एक POC करना चाहता हूँ, या कुछ उनको बताओ कि मैं इस पर कोई प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं इन फ्यूचर क्लाउड पे कोई प्रोजेक्ट अपनी टीम में आता तो उसको हैंडल कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मतलब इस ईयर का गोल है या कुछ है, तो उसके बिहाफ पे तुम्हें इसका सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो क्लाउड, और दूसरा जो मेजर थिंग, अगर आप एक क्लाउड पे काम कर लेते हो तो किसी भी क्लाउड पे काम कर लेते हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट है, मैकेनिज्म लगभग सेम है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके पीछे स्पार्क रन कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटाब्रिक्स है, और क्लाउड में अदर रिसोर्सेज हैं, GCP में भी है,
तो हमें ये नहीं जाना है कि हमें AWS ही पढ़ना है या माइक्रोसॉफ्ट, फिर वही जो अवेलेबल है कोई एक क्लाउड कर लो इन तीन में से, मतलब फाड़ दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे के सारे डेटा इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज निकालोगे। अब अभी तक मैंने 5 स्किल सेट्स की बात कर ली: सीक्वल, नो सीक्वल, डेटा वेयर हाउस कंसेप्ट, मॉडलिंग, डेटा लेक कंसेप्ट, हमने बात कर लिया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम, हडूप, स्पार्क की, क्लाउड की बात कर ली हमने। अब मैं बात करता हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की। अब तक अगर इतनी चीजें आती हैं या इन पांचों चीज में हमें अगर 50% से एबव कॉन्फिडेंस है, मतलब हमने इनके 50% टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो हम रेडी हैं एक इंटरव्यू फेस करने के लिए। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर इनके बेसिक्स क्लियर हैं तो आराम से 20 लाख तक की जॉब एक बंदा क्रैक कर सकता है ईजिली। ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इन पांचों टेक्नोलॉजीज का आपको बेसिक्स है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, क्लाउड क्या बोलता है, क्लाउड के रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज तुम्हें पता है, या स्पार्क पता हो गया, पाइथन पता होगी, पाइथन के साथ पाइस्पार्क कर लिया हमने, उस पर पाइस्पार्क पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की, डेटा फ्रेम में डेटा लोड कैसे करते हैं, ETL एक्सट्रैक्ट कैसे डेटा करेंगे, कनेक्ट एक सोर्स से, फिर उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको राइट कैसे करेंगे किसी पार्के में या CSV में। इतनी नॉलेज हो गई तो ये है कि आराम से अभी करेंट मार्केट में 20 अराउंड 20 लाख की जॉब्स आराम से क्रैक। अब अगर इस कुछ एक्सपीरियंसेस हाई हैं, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और उसके ऑलरेडी 15 लाख 20 लाख का पैकेज है, लेकिन वो फिर भी चाहता है डेटा इंजीनियरिंग में आने के लिए, और वो चाहता है कि मेरा पैकेज भी 30, 35, 40 या 50 लाख तक का जाए या उसके ऊपर जाए, तो उसको इसमें सारी चीजें कवर करनी होगी। मतलब एडवांस में बहुत नॉलेज अच्छी होनी चाहिए उसकी, ETL सिस्टम, ELT सिस्टम, और अब तो बात हो रही है ELTL सिस्टम की। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और लोड कर रहे हैं, फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर लोड कर दे रहे हैं। तो ये पूरा अब की बात एक्सप्लोर करेंगे डेटा इंजीनियरिंग को। तो क्यों डेटा इंजीनियर्स की डिमांड इस समय बहुत ज्यादा हाई हो गई है? क्योंकि उन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या AI के लिए डेटा चाहिए, प्रिपेयर डेटा चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा? डेटा इंजीनियर्स प्रोवाइड करेंगे। एक डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर नहीं होता। मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए हैं जहां डेटा साइंस को एक नॉर्मल पाइथन एक ETL बनाना नहीं आता, सिंपल सा एक स्पार्क कोड लिख नहीं सकता। पाइथन लिख सकता है, वो अपने मॉडल्स बना सकता है, मॉडल रिट्रेन कर सकता है, क्लाइंट फाइल्स बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मेरा एक डेटा सोर्स है XML में, इसको प्रिपेयर करके CSV में डेटा प्रिपेयर कर दो, वो बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं। तो हाँ, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर डेटा चाहिए, और डेटा कहीं कहीं तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, कहीं सेमी स्ट्रक्चर्ड में है, और कहीं कहीं बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है। तो उस सारा प्रोसेस करना एक डेटा इंजीनियर का काम है, और उसको डाउन स्ट्रीम तक अवेलेबल कराना एक डेटा इंजीनियर। डाउन स्ट्रीम डेटा साइंस की टीम भी हो सकती है, मशीन लर्निंग की टीम भी हो सकती है, AI की टीम हो सकती है। तो समझ सकते हो कि कितना, या बिजनेस डेटा एनालिस्ट टीम भी हो सकती है जो उस डेटा को एनालाइज करे और उससे रिपोर्ट जनरेट हो। एक डेटा इंजीनियरिंग के डोमेन के लिए ये पांचों स्किल सेट बिल्कुल एक रोड मैप है कि हम पहले सीक्वल कर लें, उसके बाद नो सीक्वल करें, फिर हम डेटा वेयर हाउस के कंसेप्ट क्लियर करें, मॉडलिंग के कंसेप्ट, डेटा गवर्नेंस के बारे में जानें। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट को समझें, कैसे डेटा हमारा छोटे छोटे मशीन्स पे ट्रेवर्स करता है, उसको प्रोसेस करें। वो समझने के बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे, उस एडवांस लेवल में हमें यहाँ तक की नॉलेज होनी चाहिए कि हम एक साइज ऑफ डेटा है, उसमें कितनी मेमोरी और कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें उस पाइपलाइन को। तो जब हम एक बताया ना मैंने कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को अगर डेटा इंजीनियरिंग में एंटर करनी है तो उसको वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। 4 साल 5 साल तक तो केवल पाइपलाइन के बारे में नॉलेज हो तो भी चल जाएगी। फ्रेशर्स को इन पांचों टेक्नोलॉजीज की बेसिक्स आनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 से 2 प्रोजेक्ट ये डेटा प्रोसेसिंग के हमें करें। डेटा बहुत सारी साइट्स
फ्री अवेलेबल कराती हैं, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं, इनको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो और एक बढ़िया सा ETL बना सकते हो जहां तुम्हारा एक्सट्रैक्शन हो, फिर उस डेटा पे सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकते हैं, तुम अपने लॉजिक्स लगा सकते हो। ये फ्रेशर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। एडवांस में जाने के मतलब जो बंदे 4 साल 5 साल का जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो बिजनेस लॉजिक्स पे काम करें। वो सारे एग्रीगेशन फॉर्मूलाज, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, ग्रुप बाय की, सॉर्ट बाय की, ये सब करके, ज्वाइंस, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, ये सारा यूज करके उनको एडवांस लेवल पे पूरा समझना होगा ये सारे फ्रेमवर्क्स को। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे जाता हूँ, कुछ चीजें और बताता हूँ कि जो बाद में करनी है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ इमर्जिंग टेक्स्ट भी पढ़ने हैं, मतलब उनके बारे में अवेयर हो, बेसिक्स हो, मतलब उन्हें पता होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैंने तो सुना ही नहीं है। जैसे एक मार्केट में है स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस, जो कि हडूप से इतर है, मतलब उससे अलग है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स या कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म ये यूज करते हैं, इनसे अलग है, इसलिए उसको भी एक बार देखना, मतलब आफ्टर दिस कंप्लीटिंग दिस टेक्नोलॉजीज हम उस पर भी थोड़ा सा अपनी नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। जो लास्ट चीज है वो है ऑर्केस्ट्रेशन टूल की। ऑर्केस्ट्रेशन टूल वो टूल होता है जो इन पाइपलाइंस को ट्रिगर करेगा, शेड्यूल करेगा और मॉनिटर भी करेगा। मतलब अगर हमने कोई पाइपलाइन बनाई है और डेली डेटा हमारे अपस्ट्रीम से आ रहा है, उस पाइपलाइन को डेली किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलाना है, या वीकली चलाना है, या मंथली लोड चलाना है, तो ये टूल, ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज करते हैं हम। और जो ज्यादा मार्केट में यूज हो रहा है आज के टाइम में, वो अपाचे एयरफ्लो है, अर्गो फ्लो है। डिफरेंस है, अर्गो फ्लो ज्यादा यूज करते हैं जहां पे कुबरनेटिस इंजन यूज हो रहा है। तो हम अगर सिंपल उस पर ना जाए, अभी कुबरनेटिस के बारे और डॉकर के बारे में ना यूज करें, तो हम इतना समझ सकते हैं कि हम अपाचे एयरफ्लो तो एटलीस्ट पढ़े ही पढ़े। अपाचे एयरफ्लो आना चाहिए, बेसिक्स आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटी पाइपलाइन शेड्यूल कर लेते हैं, उसके बारे में क्रॉन कर लेते हैं, सब चीजें तो भी सफिशिएंट। लेकिन हाँ, हमारे रिज्यूमे में, CV में अगर वो मेंशन है अपाचे एयरफ्लो, तो वो बहुत अच्छा जाता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि एक डेटा इंजीनियर को एंड टू एंड पूरी पाइपलाइन में किसी की हेल्प नहीं चाहिए। उसको सोर्स की भी नॉलेज है, उसको प्रोसेसिंग की भी नॉलेज है, उसको डाउनस्ट्रीम की भी नॉलेज है, और उसको उस पाइपलाइन को शेड्यूल करने की भी नॉलेज है, उसको डिबग करने की भी नॉलेज है। तो एक कंप्लीट डेटा इंजीनियर की जो रोड मैप है वो इसी तरीके से, उसको सीक्वल से स्टार्ट करना चाहिए, डेटाबेस नॉलेज के सारे कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। उसमें दोनों आ गए, रिलेशनल डेटाबेसेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, ट्रांजैक्शन सिस्टम एंड एनालिटिक्स सिस्टम। उसके बाद उसको डेटा वेयरहाउस कंसेप्ट होने चाहिए, मॉडलिंग कंसेप्ट, गवर्नेंस के कंसेप्ट चाहिए। फिर डेटा प्रोसेसिंग, हडूप, स्पार्क हो गया। स्पार्क में कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं हम। मैं प्रेफर करूंगा अगर कोई फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है तो पाइथन से कर ले, और पाइस्पार्क उसमें API है, मैक्सिमम कंपनीज यूज कर रही है, हर एक कंपनी यूज कर रही है। कोई अगर 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे है और बहुत एफिशिएंट पाइपलाइन बनाना चाहता है, वो बिल्कुल उसकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी है, तो वो स्काला के साथ स्पार्क कर सकता है। सीक्वल तो है ही है उसमें। उसके बाद आप क्लाउड में हमको करना है, क्लाउड में कोई एक क्लाउड करना है, चाहे AWS कर लें, GCP कर लें, या हम एज्योर कर लें। मार्केट में ओपनिंग्स उतनी ही हैं, जॉब रिक्वायरमेंट सबकी अच्छी है। लास्ट में अगर ये सब हो जाता है तो स्नोफ्लेक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। रिज्यूमे में लिखा है तो एक अच्छा रिज्यूमे लगता है कि हाँ उसको स्किल में। उसके बाद उसको ऑर्केस्ट्रेशन टूल एयरफ्लो की बात करें। अब कई लोगों के क्वेश्चन में आ रहा है सर्टिफिकेशन के। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर सर्टिफिकेशन करना है तो कौन से करने चाहिए, या किसका करें, कैसे करें। तो देखो, अब अगर मतलब कोई जरूरी नहीं है सर्टिफिकेशन की, होना ही चाहिए, लेकिन है तो उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। फिर बता रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग से ही सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो, पहले इन सारे टॉपिक्स को कवर करो, 2-3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट्स पे काम करो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें आगे करना क्या है। उसके बाद सर्टिफिकेशन करो। बहुत सर्टिफिकेशन कर लिया पढ़ करके,
और एक भी पाइपलाइन के बेसिक्स नहीं पता है, डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट नहीं पता है, छोटी छोटी चीज़ों में फंस रहे हो, ETL सिस्टम नहीं पता है, ELT सिस्टम नहीं पता है, या ELTTL सिस्टम नहीं पता है, तो उसका कोई मजा नहीं है। सर्टिफिकेशन मैं फिर कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगता है किसी के रिज्यूम, मैं बहुत लोगों के रिज्यूम में देखता हूँ उसमें सर्टिफिकेशन होते हैं तो भी, लेकिन मैं बता दूँ मैंने कम से कम 30 इंटरव्यूज दिए हैं, जहां अगर दोनों राउंड्स को मिला लें तो 60 के अराउंड गए हुए हैं, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, और मैंने कम से कम नहीं तो 10 प्लस इंटरव्यूज निकाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के निकाले हैं। तो सर्टिफिकेशन ही एक बहुत चीज़ नहीं, हमें सबसे पहले इस पूरे रोड मैप को कंप्लीट करना है, और धीरे धीरे एक टाइमलाइन से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल 2 साल पढ़ते रहे, हम बाउंड करें पहले सीक्वल कैसे खत्म करनी है, ऐसे ऐसे करके 6 मंथ का या 4 मंथ का टारगेट बना सकते हैं और एक कंप्लीट डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। फिर कह रहा हूँ डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम मार्केट में, मैंने बता दिया कि क्यों डिमांड है। सब जगह डेटा अनप्रिपेयर्ड पड़ा हुआ है, सबको प्रिपेयर करना है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको एक अच्छा डेटा इंजीनियर मिले, एक एफिशिएंट डेटा जो उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक्सप्लोर किया डेटा इंजीनियरिंग को, और ये बेनिफिट करना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में कोर्सेज हैं जो पेड हैं, बहुत हाईली पेड हैं, तो जरूरी नहीं है उनके पीछे भागना है कि किसी हाईली पेड कोर्सेज। मैं धीरे आगे चल के फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। कोई किसी को अभी चाहिए या वो कमेंट करके भी पूछ सकता है कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। पेड कोर्सेज के पीछे नहीं भागना है ना, मैं ये नहीं करता किसी के पास पैसे हैं तो वो जाए, उसके पास टाइम नहीं है तो वो कर सकता है, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी से भी मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया डेटा इंजीनियरिंग का, और पिछले करीब 8 साल से मैं डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ और धीरे ग्रेजुअली सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ अच्छा सीख रहा हूँ, और वो मेरी अपनी लर्निंग है और वो मुझे बहुत बेनिफिट करती है। किसी दूसरे की नॉलेज शॉर्ट टर्म में पैसा देके गेन कर लेना वो भी है अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। आप एक्सपीरियंस से ही सीखते हो, उसका अपना एक्सपीरियंस होगा शेयर करेगा, आप अपना एक्सपीरियंस गेन करो, 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने का प्लान बनाओ। और फ्रेशर्स के लिए ये एडवाइस है, कॉलेज के फाइनल ईयर्स से वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा ओपन सोर्स है, एक भी पैसा नहीं खर्चा करना है क्लाउड को छोड़कर। क्लाउड में 1 साल का मिलता है सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हम उसको उतने में सीख जाएं। तो हमें वो उसको छोड़ के बाकी आप बाकी सब कुछ कर सकते हो, वो सारा